हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। हम लोग लास्ट लेक्चर सीरीज में लैंड यूज पैटर्न पे हम लोग ने छोड़ा था, लीव आउट किया था, ठीक है। तो अब हमारा लैंड रिसोर्सेज में ही लास्ट टॉपिक है डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। हमारा आपके एनसीईआरटी में लैंड रिसोर्सेज दिया है एंड सॉइल रिसोर्सेज दिया है, दैट्स इट। ये दो रिसोर्सेज आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। हमारा लैंड रिसोर्सेज टॉपिक फिनिश हो जाएगा, उसका लास्ट टॉपिक है डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वो डिस्ट्रॉय करना, उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन किससे कैसे होता है? बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ऑल्सो बाय दी नेचुरल एक्टिविटीज। जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारे क्रॉप्स खराब होंगे और जो जिन जिन चीजों में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल चाहिए वो सब क्या होगा, रिड्यूस होगी उसकी कैपेसिटी, ठीक है। 95%, ये हमें पता होना चाहिए कि 95% ऑफ द लैंड है वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। अब बेसिक नीड्स हमारी क्या हो गई, जैसे हमारा फूड हो गया, शेल्टर हो गए, क्लॉथ्स हो गए, ये सब हमें बेसिकली कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, ये उनका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, लैंड है। तो हमारी 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है वो कौन पूरी करता है, लैंड, ठीक है। तो लैंड रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे रिसोर्स का, ठीक है। अब रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या रीजंस होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, ठीक है। रीजंस, अब रीजंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस तो हमारा होता है अफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई, ठीक है, मतलब पेड़ जहां पर लगे उनको क्लियर करना, उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है ओवरग्रेजिंग, ठीक है। ओवरग्रेजिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर हम एनिमल्स को ग्रेज कराने लाते हैं, ठीक है। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि एक देखो, हम अगर किसी को ग्रेजिंग कराएंगे, किसी को क्या, हम एनिमल्स को ही ग्रेजिंग कराएंगे, ठीक है। तो इस फील्ड में अगर कोई एनिमल ग्रेज कर रहा है, ठीक है, तो एक उसकी कैपेसिटी है इस लैंड की कि हाँ ये समथिंग अमाउंट में ही ग्रास प्रोड्यूस करेगा और उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उतने ही अगर एनिमल ग्रेज करे तो हमारी लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। सपोज करिए अभी कोई एक लैंड है, ठीक है, उसमें बहुत सारी घास निकली हुई है, वहां पे किसी ने एनिमल को ग्रेज करने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो उस लैंड की कैपेसिटी है कि मतलब वो 150 ग्राम या कुछ भी एक अमाउंट में ग्रास प्रोड्यूस करता है, और उसको ही अगर वो खत्म हो जाएगी तो वो अगले 2 दिन में फिर से प्रोड्यूस कर देगा, ये उस लैंड की कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप अपने एनिमल को या किसी भी वाइल्ड एनिमल को उस एरिया पे ओवर ग्रेजिंग कराएंगे तो हमारी जो लैंड की है, जो फर्टिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी जितने अमाउंट में वो ग्रास दे रहा था, मतलब ग्रास प्रोड्यूस कर रहा था, उतने अमाउंट में फिर नहीं देगा, और एक टाइम बाद उसकी पूरी कैपेबिलिटी, जो फर्टाइल करने की, लैंड को फर्टाइल करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो एक हमारा रीजन है ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। थर्ड हमारा हो गया अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, सेकेंड हमारा क्या था, ओवरग्रेजिंग, ठीक है, ओवरग्रेजिंग। थर्ड हमारा हो गया अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है जैसे हम केमिकल जो मैन्योर्स होते हैं, जो केमिकल और भी जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें जो केमिकल पड़ा होता है, उनका क्या ओवर यूज करना किसी लैंड पे। अगर किसी केमिकल का ओवर यूज करते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की बहुत सारे जो डिफरेंट उसकी क्वालिटी होती है, वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है। जैसे इम्प्रॉपर इरिगेशन हो गया, ये सब किस में आते हैं, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया अर्बनाइजेशन, ठीक है। क्या हो गया, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, ठीक है। मतलब अब लोग क्या कर रहे हैं, लैंड का कहीं पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, उनको हटा के अपनी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, हैबिटेशन वहां पर सेटल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो लैंड में जो फॉरेस्ट थे, मतलब जो सॉइल थी हमारी, वो क्या हुई, डिग्रेड हुई कि नहीं हुई। तो हमारा लैंड का डिग्रेडेशन इससे भी होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अर्बनाइजेशन भी एक कारण हो गया। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है माइनिंग, ठीक है। अब माइनिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसमें, माइनिंग ऐसे रिस्पॉन्सिबल है, देखिए
जहां भी हम माइनिंग करते हैं, सपोज करिए हमने गोल्ड की माइनिंग की, ठीक है, तो वहां की माइनिंग करने के लिए हमें लैंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, मतलब लैंड की जो फर्टिलिटी की लेयर है, जो ऊपर लैंड की जो लेयर है जिसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमने हटाया, माइनिंग के लिए खोदना तो पड़ेगा ही, ठीक है, तो उस लैंड में जो वेजिटेशन था वो सारा डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा एक रीजन हो गया लैंड डिग्रेडेशन का। ये सारे रीजंस हो गए। हमारा एक क्लाइमेट चेंज जो कि एक नेचुरल फैक्टर है डिग्रेडेशन का, वो भी है। अब क्लाइमेट चेंज में आप बोलेंगे कैसे, तो क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, ये हमारा एक नेचुरल रीजन है, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर मतलब जितना होना चाहिए वेदर उससे ज्यादा अमाउंट में, उससे ज्यादा क्वांटिटी में हमारा वेदर कंडीशन हो गई। सपोज करिए अभी हमको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, बट ऐसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि हमको 20 की वजह हमें 40 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है टेम्परेचर, तो ये हमारे लिए क्या है, ये बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अब एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से डेजर्टिफिकेशन भी हो रहे हैं, ड्रॉट्स भी बहुत जगह आ रहे हैं, ठीक है, और रेनफॉल का जो अमाउंट है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन। ठीक, अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं अपने लैंड को एज अ रिसोर्स, वो देखते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन में सबसे पहला, उसमें जब हमारा जो रीजंस थे उसमें सबसे पहला हमारा क्या था, डिफॉरेस्टेशन। अब कंजर्वेशन में होगा एफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन सिनोनिम्स है। ठीक है, सॉरी एंटोनिम, सिनोनिम ही एंटोनिम। देखिए, अफॉरेस्टेशन मतलब जितना ज्यादा पेड़ लगाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। तो हमारा फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या हो गया, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा लैंड की सिक्योरिटी बनी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हो गया एफॉरेस्टेशन। सेकेंड हो गया, सेकेंड हमारा फैक्टर है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग मतलब जहां पे भी किसी लैंड पे अगर ग्रेजिंग करवानी है तो उसका मैनेज करके चलना। ठीक है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड क्वांटिटी में ग्रेजिंग करवाए पड़े और हमारे जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी का ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल भी करना चाहिए, इसी में आ जाता है, मैनेजमेंट में कंट्रोल भी आ जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, फोर्थ है हमारा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक, फोर्थ या थर्ड, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अब आप बोलेंगे सैंड ड्यून्स क्या होता है मैम, देखिए सैंड ड्यून्स कुछ नहीं होता है, हीप ऑफ सॉयल या हीप ऑफ सॉयल, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। मतलब जो ढेर होता है मिट्टी के, एक अमाउंट, एक हाइट होती है, उतने अगर हाइट का होगा तो उसको हम सैंड ड्यून बोलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता है, मिट्टी का ढेर, आप समझ लीजिए। ओके, तो क्या है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, मतलब जो सॉयल है उसके ड्यून्स को क्या करना, स्टेबल करना, मतलब जो जहां है उसको ज्यादा वो डिस्ट्रॉय नहीं करना, क्योंकि हमारा जो एक हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है इरोजन, तो इरोजन हर चीज का होता ही रहता है। अभी आप कुछ आगे चल के बताएंगे इरोजन क्या होता है। ठीक है, अभी आप बस ये समझ लीजिए कि जो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हो गया। उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। अब जो माइनिंग हो रही है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए या फिर डिफरेंट कंपोनेंट को माइन करने के लिए, जो हमारी माइनिंग हो रही है उन पे भी क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, और हमको प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको एक सही तरीके से उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं हमारी इंडस्ट्री से। अभी आप सुनते होंगे कि जो गंगा में वो इंडस्ट्रियल वेस्ट बहाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो वाटर रिसोर्स है, हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो और हमारा लैंड रिसोर्सेज भी इसी से ऐसे डिस्ट्रॉय, जैसे वहां वाटर रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसे हमारा लैंड रिसोर्सेज भी डिस्ट्रॉय होता है अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। अब वेस्ट लैंड वो होता है जो ऐसे वेस्ट पड़ा हो, पर्टिकुलर लैंड तो हो लेकिन उसको एज अ वेस्ट हम यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वेस्ट लैंड वो हो गया, तो उसका क्या करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना। ठीक, तो ये सब हमारे फैक्टर्स हो गए कंजर्वेशन के। ओके, तो हमारा लैंड रिसोर्सेज जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
सॉइल रिसोर्सेज। ओके, ये 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपके एनसीईआरटी में दिए, इन्हीं को आपको कवर करना है और पक्का इन दोनों में से एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज, ओके। अब व्हाट इज सॉइल? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड, ठीक है, इट इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। अब जो सॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे पास, जो सपोर्ट करता है किसको? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको इट इज अ लिविंग सिस्टम। हम सॉइल को क्या कहते हैं, या सॉइल रिसोर्सेज को एज अ लिविंग सिस्टम, ओके। ये हाईलाइट करके आप पॉइंट में जरूर लिखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम? एज अ लिविंग सिस्टम, ओके। लिविंग सिस्टम, ठीक। लेकिन सॉइल को बनने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक जगह की सॉइल को बनने में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक, सबसे जो इंपॉर्टेंट या फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं सॉइल के, वो क्या क्या होते हैं देखिए। जैसे हमारा जो, अगर हमें सॉइल बनानी है, वैसे तो हम नहीं बनाते, नेचर बनाता है, ठीक है। तो नेचर जब सॉइल बनाता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दी सॉइल? वो हो गया टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, हमारा क्या होगा? एक्शन ऑफ विंड, विंड का एक्शन क्या है, ठीक है, एक्शन ऑफ विंड हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया ग्लेशियर्स, ठीक है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, ग्लेशियर्स हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर एंड मोर, ठीक है, ईटीसी। तो ये सब हमारे क्या है? फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोफाइलिंग ऑफ सॉइल या सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। ये सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। तो अब सॉइल की जो प्रोफाइल होती है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल बस कुछ नहीं होता, एक आउटलुक होता है कि हमारी सॉइल होती कैसी है, दिखती कैसी, ठीक है। तो अब सॉइल प्रोफाइल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। लेयर्स में इसकी प्रोफाइल होती है, ठीक है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट लेयर। क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। ये ह्यूमस रिच होती है, क्या होती है? ह्यूमस रिच, और इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ह्यूमस रिच। सारे जो प्लांट्स होते हैं ह्यूमस रिच, ठीक, जो सारे प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इसी लेयर में लगते हैं, ठीक है। ये बहुत फर्टाइल होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो इस लेयर में लगते हैं, ठीक है, ओके। सेकेंड लेयर हमारी है, सेकेंड लेयर है सब सॉइल वेदर्ड रॉक, ठीक है, सब सॉइल वेदर्ड रॉक, ठीक। सेकेंड लेयर है हमारी सब सॉइल वेदर्ड रॉक। ये बेसिकली कंसिस्ट होती है सैंड, सिल्ट, क्ले से, ठीक है। किसे किसे? सैंड, सिल्ट एंड क्ले से, ठीक। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेन टाइप के, ठीक, ऐसे ऐसे यहाँ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। ये लेयर मैनी टाइम्स ये पोरस होती है, ठीक, पोरस मतलब जिसपे वाटर ट्रांसफर हो सके, जिससे, ओके। तो ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? सब सॉइल वेदर्ड रॉक, ओके। थर्ड हमारी है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है, सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल।
ओके इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो इन कंपैरिजन टू दिस बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इनमें यहाँ ये भी पोरस होती है बट लेस पोरस होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ओके। ये हमारी हो गई थर्ड लेयर। अब फोर्थ एंड लास्ट लेयर का नाम है अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। फोर्थ और लास्ट का क्या नाम है? अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। बेडरॉक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लास्ट लेयर होती है, ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो पोरस नहीं होते और बहुत बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। ये हमारी फोर्थ लेयर कंप्लीट। ओके तो ये हमारी सॉइल प्रोफाइल हो गई, ठीक है। सबसे पहली लेयर टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। फिर सेकेंड लेयर सब सॉइल वेदर्ड रॉक, थर्ड लेयर सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट लेयर हमारी होती है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बेड रॉक, ओके। ये हमारी लेयर्स हो गई। अब देखिए कभी कभी ऐसे प्रोफाइल आती है कि इनको डिफरेंट नेम से भी बोल सकते हैं, ठीक, वो भी बता देते हैं आपको। जैसे फर्स्ट लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? अपर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, अपर सॉइल लेयर, अपर सॉइल लेयर। इसको मिडिल सॉइल लेयर बोलते हैं, ठीक, और इसको लोअर सॉइल लेयर, ठीक है। ये इस अगर आपकी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए सॉइल प्रोफाइल पे तो आपको ये सॉइल प्रोफाइल डेफिनेटली बनानी है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? सॉइल प्रोफाइल, ठीक। ये क्या दिखा रही है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल को दिखा रही है, ओके, ठीक। ये हमारा सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, ओके। रिसोर्सेज तो डिफरेंट टाइप के होते हैं बट आपके बुक में ओनली 2 ही एक्सप्लेन किए गए, तो आप इसको ही बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। और इन बेसिस पे आप अदर रिसोर्सेज को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं, ओके। तो यहाँ सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन। अब ये आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ओके। कभी भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन करना होता है ना तो उसको आप ट्राई करा करिए कि डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन आपको फ्लो चार्ट्स में हम बताते हैं, ओके। सॉइल जो है वो हमारे 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। फर्स्ट होता है अलूवियल सॉइल, ठीक, अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट हमारा ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर भी कहते हैं, ठीक है, रेगुर। नेक्स्ट हमारा है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक, कभी कभी वो रेड है होती है और कभी कभी येलो, रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सॉइल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल, हमारा एरिड सॉइल। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है। कौन कौन से कितने टाइप्स की होते हैं? 6 टाइप की सॉइल होती है बेसिकली, ठीक है। ऐसे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट की होती है लेकिन हमें जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है, ओके। वो कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की। कौन कौन सी? अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। अब सबको हम एक एक करके क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। आप पॉइंट वाइज भी एग्जाम में अपने जरूर लिखिएगा, उससे आपके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट हम अलूवियल सॉइल पढ़ते हैं, ओके। किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने जब आपको करना हो तो उसको पॉइंट वाइज में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब ये
कैसे फॉर्म होती है, ये हमें कहाँ मिलती है अलूवियल सॉइल, ठीक है। ये हमें मिलती है 3 रिवर सिस्टम, 3 मेजर रिवर सिस्टम है जो हमारे इंडिया के, वहां पर मिलती है, ठीक है। हमने 9th क्लास की सीरीज में आपको बताया था कि इंडस रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या होता है, गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है, ये तीनों आपको बताए थे। तो वहां से जो सॉइल डिपॉजिट होती है वो हमारी कौन सी होती है, अलूवियल सॉइल। तो इसका डिपोजिशन हमें कहाँ से मिलता है, डिपोजिशन मिलता है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम से मिलता है, ठीक है, और गंगा रिवर सिस्टम से मिलता है। अभी आपको मैप के थ्रू सारी क्लैरिटी कर दूंगी, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। ये सारे मेजर रिवर सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इस सॉइल का डिपोजिशन मिलता है, ठीक है। अब ये कंसिस्ट किससे किससे मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है सैंड, सिल्ट, क्ले, किससे किससे मिलकर बनी होती है, सैंड से, सिल्ट से एंड क्ले से, ओके। मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये 3 होते हैं, ये एलुवियल सॉइल का है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ फाउंड होती है, ये राजस्थान में फाउंड होती है, गुजरात में फाउंड होती है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में फाउंड होती है, ठीक है। देखिए, अच्छा आप खुद सोचिए, जो आपके रिवर सिस्टम मैंने लिखे हुए हैं ये कहाँ कहाँ है, जो इंडर रिवर सिस्टम है, आपको मैप बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये रिवर सिस्टम, आपको प्लेस याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे लर्न करना पड़ेगा कौन कौन से स्टेट में ये मिलती है, ऐसा कुछ नहीं। बस आप उसका डिपोजिशन देखिए, यहाँ पे कौन कौन से थे, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर सिस्टम, बस आप उसके डिपोजिशन को देखिए। डिपोजिशन कहाँ कहाँ हो रहा है, उसी एरिया में आपको क्या है, जो सॉइल है वो मिल जाती है, ठीक है। स्टेट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा ऐसा मैप है, ऐसा कुछ हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम इधर से आता है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये रीजन हो गया जहां पर अलुवियल सॉइल मिलेगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमारा इधर से आता है, तो हमारा ये ईस्टर्न रीजन हो गया, कौन कौन से, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे स्टेट्स हो गए। और हमारा क्या है, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से आता है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स के जो भी स्टेट है वहां पे क्या मिलेगी, अलुवियल सॉइल, ठीक है। मेजरली अलुवियल सॉइल वहां मिलती है जहां बहुत फर्टाइल लैंड होता है, ओके। तो हमारा ये अलुवियल सॉइल का हो गया। अब इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, हमारे होते हैं पैडी क्रॉप्स होते हैं, मतलब जैसे चावल हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, सीरियल्स हो गए, जो मोटे अनाज होते हैं वो हो गए, ठीक है। तो ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे इसके क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रोज होती है, शुगर केन हो गया, यहाँ आप क्रॉप्स लिखेंगे, पहले एक सब हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे शुगर केन हो गया, ठीक है, पैडी क्रॉप्स हो गए, पैडी क्रॉप्स हो गए, सीरियल्स हो गया, ठीक, व्हीट हो गया, ईटीसी। ये सब हमारे क्रॉप्स कौन सी सॉइल में ग्रो होते हैं, अलुवियल सॉइल में ग्रो होते हैं, ठीक है। और ये सॉइल रिच होती है किसमें, रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एंड लाइम, फॉस्फोरिक एसिड में, पोटैश में रिच होती है, फॉस्फोरिक एसिड में होती है, और लाइम में होती है। ये सब हमारे किसके पॉइंट हो गए, अलुवियल सॉइल। मैंने जितना बोला उतना नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन आप नोट करिएगा, ठीक है, लेकिन इन पॉइंट पे, तभी आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक। हमारा ये अलुवियल सॉइल फिनिश हो गया, ठीक। नेक्स्ट सॉइल हमारा होगा ब्लैक सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल कौन सा है हमारा, ब्लैक सॉइल। ऐसे मेजर मेजर कंपोनेंट्स आपको डिफाइन करने की, वो उसका डिपोजिशन कहाँ हो गया, वो मिलती कौन कौन से स्टेट में, उसमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, ठीक है। ये मेजर मेजर पॉइंट आपको लिखने हैं हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेगुर, ठीक। ये हमारी ब्लैक सॉइल हो गई, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल बनने में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टाइम लेती है, ठीक है। एक्सट्रीम टाइम टेकन वेरी लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेती है अपने आप को बनने में। और ये मिलती कहाँ कहाँ है, ये डिक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, जो हमारा ये एरिया है, ठीक, इसमें, इसको डिक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया में हमें क्या मिलती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो फॉर्म कहाँ होती है, सॉरी, फाउंड होती है ये डिक्कन प्लेट्यू के एरिया में, ओके, डिक्कन प्लेट्यू एरिया,
या रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाउंड होती है। अब कौन कौन से स्टेट में मिलती है, अब आप खुद सोचिए इस एरिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। महाराष्ट्र आता है, एमपी आता है, कुछ अमाउंट ऑफ गुजरात भी आता है हमारे डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। जो जो यहाँ पे आपको मेजर स्टेट लगते हैं वो यहाँ पे उनके नेम लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारे स्टेट्स, इनमें फाउंड होती है, ओके। कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ये वैली रीजन में भी फाउंड होती है। अब गुड ग्रोइंग, अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी क्रॉप इसमें ग्रो हो सकती है। इसमें मेजर क्रॉप होती है कॉटन क्रॉप। ब्लैक सॉइल में मेजर क्रॉप कौन सी होती है, कॉटन। इसमें बहुत अच्छे से कॉटन ग्रो करती है, ठीक है। तो कॉटन क्रॉप में हम कौन सा लिखेंगे, मेजरली बस कॉटन, ठीक है। पानी बहुत एब्जॉर्ब करती है ये, ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट, ये रिच कौन कौन से कंपोनेंट में होती है, ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, ठीक है। लेकिन पोटैश में बहुत, या फॉस्फोरिक एसिड में बहुत ज्यादा पुअर होती है, ठीक है। किसमें रिच होती है, मैग्नीशियम में, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती है, लेकिन पुअर होती है किसमें, फॉस्फोरस में। बट पुअर इन, हम रिच इन लिखेंगे, रिच in magnesium, calcium carbonate, but poor in phosphorus या phosphoric acid, ठीक है, phosphorus, ओके। आपको ये तो पता होगा कि जो एक फर्टाइल सॉइल है उसके लिए एनपीके का रेशियो क्या होता है। एनपीके मीन्स होता है एनपीके, कभी भी कोई भी फर्टाइल सॉइल होती है उसके लिए एनपीके का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी फर्टाइल होने के पीछे, ठीक है। अब कितना होता है, 4:2:1, ठीक। ये एक रेशियो होता है फर्टाइल सॉइल का, ठीक है। तो ये आपको लर्न रखना है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है और कौन कौन से स्टेट में मिलती है, क्रॉप कौन सी उसमें उगती है और किस में रिच होती है एंड किस में डेफिसिट होती है, ठीक है। ये हमारी हो गई ब्लैक सॉइल, ओके। अब हम रेड और येलो सॉइल पे जाते हैं। थर्ड है हमारी रेड और येलो सॉइल, ठीक है। यही रेड होती है और यही येलो होती है। जो रेड सॉइल होती है उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है येलो सॉइल, ठीक है। अब ये रेड सॉइल रेड क्यों होती है, रेड इसलिए होती है क्योंकि उसमें आयरन के कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, ठीक है। ये बनी होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। अब आप बोलोगे कि मैम इग्नियस रॉक क्या होता है, ठीक। अभी तो आपने रॉक पढ़ा ही नहीं है। तो इग्नियस रॉक होता है ऐसे रॉक, थोड़ा सा भी आपको क्लासिफिकेशन दे देते हैं रॉक का। देखिए 3 टाइप्स की रॉक होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक वो होती है जब हमारा लावा वोल्केनो से बाहर आता है, ठीक है, एज अ मैग्मा, ठीक। मैग्मा और लावा में ये डिफरेंस है कि मैग्मा उसको बोलते हैं जब वोल्केनो के अंदर रहता है तब उसको मैग्मा बोलते हैं, और बाहर आ जाता है उसका जो भी मटेरियल होता है उसको लावा बोलते हैं, ओके। तो जब लावा बाहर आता है तो वो सॉलिड होके कौन सी रॉक बनाता है, वो जो हमारी बिल्कुल फ्रेश जो लावा से रॉक बनी होती है वो हमारी इग्नियस रॉक होती है, ओके। सेडिमेंट्री रॉक होती है जो उस इग्नियस रॉक से इरोजन होते होते फिर जो एक हमारी रॉक फॉर्म होती है इरोजन और डिपोजिशन से, ठीक, इग्नियस रॉक के, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, ओके। नेक्स्ट हमारी है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक उसको बोलते हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो रॉक फॉर्म होती है, मतलब जो हमारे सॉइल के नीचे बहुत ज्यादा नीचे एक टाइम के बाद जो भी रॉक फॉर्म होगी, ठीक है, एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर में, उस रॉक को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक। क्लियर हो गया तीनों, ओके। तो इग्नियस रॉक कौन सी होती है, जो लावा से बनी होती है, ठीक है। तो ऐसी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से जो सॉइल बनती है वो कौन सी होती है, रेड और येलो, ठीक, क्लियर। अब ये कौन कौन से स्टेट में फाउंड होती है, ये फाउंड होती है अब जहां वोल्केनो होंगी या थोड़ा जहां गर्म बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला रीजन होगा वहीं पे फाउंड, जैसे उड़ीसा हो गया हमारा, छत्तीसगढ़ हो गया, ओके। इस रीजन्स में हमें क्या मिलेगी, ब्लैक और रेड और येलो सॉइल, ठीक। ये रिच होती है आयरन में, पुअर होती है नाइट्रोजन में। किसमें रिच होती है, रिच इन आयरन,
बट पुअर इन नाइट्रोजन। ठीक है, रिच किस में होती है? आयरन में, और पुअर किस में होती है? नाइट्रोजन में। ओके, अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? इसमें हो गया क्रॉप्स में पोटैटो हो गया, पल्स हो गया। ठीक, ये कहाँ ग्रो होते हैं? रेड और येलो सॉइल में। मिलेट्स हो गया हमारा। ठीक है, ये सब कहाँ ग्रो होते हैं? रेड सॉइल में। ठीक, मिलेट्स ईटीसी। ठीक, ये हमारा रेड सॉइल का हो गया। ओके, अब रेड कलर मैंने आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए उसका कलर रेड होता है। और येलो बात करें तो उसका हाइड्रेटेड फॉर्म हो गया। ठीक है, रेड सॉइल का हाइड्रेटेड फॉर्म येलो सॉइल होता है। ओके, तो हमारा रेड सॉइल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सॉइल हमारी कौन सी थी? दैट इज लेटराइट सॉइल। ठीक, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्लास खत्म होने के बाद आप उसको एक बार अपने मन से नोट डाउन करके देखिएगा, उससे आपको ज्यादा बेटर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है लेटराइट। लेटराइट सॉइल। ठीक, अब ये कैसे बनती है, कहाँ फॉर्म होती है? ये बनती है इंटेंस लीचिंग से। अब आप बोलोगे मैम लीचिंग क्या होता है? लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हमारी जो सॉइल है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है। जब हैवी रेन हो जाएगी तो क्या होगा? जो ऊपर के, उसके ऊपर वाली लेयर के जो मिनरल्स होंगे वो डाउन चले जाएंगे। ठीक है, वो नीचे चले जाते हैं, और ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लीचिंग। तो बाय द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू दी हैवी रेनफॉल। ठीक, कैसे फॉर्म होती है ये? इंटेंस लीचिंग की वजह से। ठीक, इंटेंस लीचिंग। लीचिंग का प्रोसेस बता दिया मैंने आपको। लीचिंग क्या होता है? जब हमारे न्यूट्रिएंट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैवी रेन की वजह से कहाँ चले जाते हैं? डाउन चले जाते हैं, और जो ऊपर की लेयर होती है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक, उसको लीचिंग कहते हैं। तो बाय इंटेंस लीचिंग से ये फॉर्म होती है। कहाँ कहाँ मिलती है? ये वेस्टर्न घाट में मिलती है। ठीक है, साउथ गंगा प्लेन में मिलती है, वेस्टर्न घाट में मिलती है, साउथ गंगा प्लेन में मिलती है, और ईटीसी। ठीक, इस रीजन में ये मिलती है। ओके, ये कौन कौन से क्रॉप ग्रो करने में हेल्प करती है? हमारे टी हो गया हमारी। ठीक है, टी हो गया, कॉफी हो गया, कैश्यू हो गया। ठीक, ईटीसी, इन सबको ग्रो करने में हमारी हेल्प करती है। ये सब कौन से सॉइल पे ग्रो होते हैं? लेटराइट सॉइल पे। ठीक है, अब ये सॉइल रिच होती है एल्यूमिनियम में। ठीक है, एल्यूमिनियम में रिच होती है और आयरन में पुअर होती है। ठीक, तो रिच किस में होती है? रिच इन एल्यूमिनियम एंड पुअर इन आयरन। ठीक, अभी लास्ट सॉइल हमने पढ़ी थी रेड सॉइल। ठीक है, उसमें रिच इन आयरन थी वो। ठीक है, लेकिन यहाँ डेफिसिट है, मतलब पुअर इन आयरन है। ओके, तो याद रखना कि रेड कलर क्यों आता है? आयरन की वजह से आता है। ठीक, अगर इस सॉइल में ह्यूमस रिच होगा तो ये कैसा फॉरेस्ट या वेजिटेशन फॉर्म करेगी? डेसिडियस या एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एक इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, कि अगर इस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होगा, ह्यूमस ज्यादा होगा तो ये कौन से फॉरेस्ट फॉर्म करेगी? ये डेसिडियस, डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉर्म करेगी। ठीक है, वहीं अगर जो सॉइल है, ठीक, वो ह्यूमस पुअर हुई, मतलब ह्यूमस हुआ ही नहीं या कम हुआ, तो कैसे ये फॉरेस्ट या वेजिटेशन फॉर्म करेगी? ये सेमी एरिड फॉर्म करेगी, सेमी एरिडेशन। ठीक है, ह्यूमस अगर कम हुआ, ठीक, अगर ज्यादा हुआ तो डेसिडियस या एवरग्रीन फॉर्म करेगी वेजिटेशन, और ह्यूमस अगर कम हुआ तब क्या करेगी? सेमी एरिड, मतलब अर्ध सूखा। ठीक, सेमी एरिड वेजिटेशन फॉर्म करेगी। ठीक, ये इसकी स्पेशलिटी थी। ये हमारा लेटराइट सॉइल हो गया। ठीक, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट सॉइल है हमारी एरिड सॉइल। ठीक, फिफ्थ है एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल क्या होती है? ठीक है, देखिए ये फॉर्म होती है बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक। ठीक है, रॉक के फ्रेगमेंटेशन से, मतलब जो टूट फूट होती है रॉक की बाय द इरोजन। ठीक है, इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन
अभी ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर कर देंगे अभी आगे चल के, ठीक है। इरोजन होता है बस मिट्टी का टूटना, ठीक है, वेदरिंग उसकी, और डिपोजिशन इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब इधर से उधर ले जाना, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस से जो सॉइल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? एरिड सॉइल, ठीक है। कौन सी होती है? एरिड सॉइल। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब वो कोई भी रॉक्स हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो, सेडिमेंट्री हो, ठीक है। इग्नियस किस में हमें नीड पड़ी थी? इग्नियस कौन सी रॉक से बनती है? रेड और येलो, ओके। अब हमारा एरिड सॉइल में कहाँ कहाँ मिलती है ये वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है, ठीक है। और वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, इन स्टेट में ये हमें मिलती है, ओके। अब इसमें क्रॉप कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं? ठीक, हम हो सकते इसमें ग्रो कर सकते हैं वीट, कॉटन, मिलेट्स, ठीक है, ये सब क्रॉप इसमें ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से क्रॉप्स में? हो गया वीट, ठीक, कॉटन भी सम अमाउंट, क्रॉप, मिलेट्स, ठीक, ये सब इसमें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये सॉइल होती है वो सलाइन नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? सलाइन नेचर की, ठीक है। ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ड्रॉट होता है, ठीक है, या फिर कोई जो लैंड है वो सलाइन टॉलरेंट हो, ठीक है, मतलब एक मतलब नमक को अब्सॉर्ब कर सके, ऐसा समझ लीजिए। उस जो लैंड पे सलाइन टॉलरेट जो लैंड होता है और ड्रॉट की प्लेसेस पे ये हमें फॉर्म होती है, मिलती है, सॉरी फाउंड होती है, ठीक है। ये हमारी एरिड सॉइल हो गई। अब इसमें क्या क्या, इसमें रिच किस में होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती है, और उसकी वजह से इसमें क्या फॉर्म होते हैं? कंकर, जो हम नॉर्मल बोलते हो। तो इस सॉइल में हमें बहुत ज्यादा कंकर फाउंड होते हैं। ये रिच होती है किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट और सिंपल कैल्शियम में ये रिच होती है, ठीक। और हाँ, अभी आपको मैंने एलुवियल सॉइल पढ़ा है, उसमें दो टाइप के सॉइल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है खादर, एक होता है भांगर, ठीक है। कुछ नहीं होता है, बता रहे, एक मिनट, ये आपका बस एज अ ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो आपको बस मेमोराइज रखना है। देखिए, अलुवियल सॉइल जो होती है उसके टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक खादर होता है, एक भांगर होता है, ठीक है। ये हमारी जो होती है वो न्यू एलुवियम सॉइल होती है, ठीक है, न्यू एलुवियम सॉइल, और ये हमारी ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है, ओल्ड एलुवियम सॉइल, ठीक। बस दो टाइप्स होते हैं इसमें। इसमें जो खादर होती है वो न्यू एलुवियम सॉइल होती है, जो भांगर होती है वो ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है। अब ओल्ड और न्यू कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, कुछ नहीं होता है, जैसे एक यहाँ रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर अपने साथ बहुत सारा सिल्ट सैंड ले लाती है, ठीक है, इसी से ही हमारा सॉइल फाउंड होता है, मतलब बनता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, अभी कुछ अमाउंट में फ्लो हो रही है, तो वो जो मटेरियल लाएगी वो किनारे इकट्ठा कर देगी, ठीक है। ऐसे अभी लाया उसने, यहाँ इकट्ठा कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम बहुत तेज फ्लो हुआ तो फिर इकट्ठा कर दिया, ऐसे यहाँ कलेक्ट होता जाता है। तो जो नीचे का होता है, जो ओल्ड सॉइल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यू ओल्ड एलुवियम सॉइल को कहते हैं भांगर। और एलुवियम सॉइल इसलिए होती है क्योंकि जो फर्टाइल एरिया होता है जहाँ से रिवर पास होती है, वो कौन सी सॉइल जनरेट करती है? वो एलुवियम सॉइल जनरेट करती है, ठीक है। तो कौन सी एलुवियम? जो हमारी पुरानी हो चुकी है, उसको क्या कहेंगे? ओल्ड एलुवियम सॉइल, और उसी का नेक्स्ट नेम है भांगर, ठीक है। और जो सबसे न्यूएस्ट लेयर होगी इस सॉइल की, उसी को क्या कहते हैं? खादर, ओके। क्लियर हो गया ये एलुवियल सॉइल का? मैं लास्ट में बताना, मतलब उस टाइम बताना भूल गई थी, ठीक। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन 5 टाइप हो गया। सिक्स्थ और लास्ट हमारी जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट सॉइल है, ये नाम से ही पता चल रहा है कौन से एरिया में मिलेगी? हिली या माउंटेनियस एरिया में। तो ये कहाँ बाउंड होती है? हिली या माउंटेनियस रीजन में, हिली एंड माउंटेनियस रीजन में ये फॉर्म होती है, ओके।
अब ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं आप खुद ही सोचिए जहां पर हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन स्टेट्स हो गए, हमारा हो गया ऊपर का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह के जो रीजन्स हैं, यहाँ पर हमारी क्या होती है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक। अब ये फॉरेस्ट सॉइल वहां पर होती है जहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी हो, ऐसा नहीं कि वहां रेन नहीं हो रही और ये आपको मिलती रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रेनफॉल भी होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। और लोमी एंड सिल्टी होती है किस जगह पे, वैली एरियाज पे, वैली रीजन में ये लोमी और सिल्टी होती है, ठीक है। और कोर्स्ड ग्रेन होती है, मतलब थोड़ा मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ पर, माउंटेनियस रीजन में, ठीक है। और इसमें हम कौन कौन से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप हो गया हमारे जैसे टी हो गया, स्पाइसेस हो गया, ठीक, टी, स्पाइसेस या टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट और ट्रॉपिकल का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। तो टेम्परेट फ्रूट्स मतलब जो कहाँ के और कहाँ के बीच में ग्रो हो, 23.5 डिग्री के ऊपर, 23.5 डिग्री to 66.5 डिग्री के बीच में जो रीजन होता है वो हमारा टेम्परेट रीजन होता है, ओके। तो उस रीजन में जो फ्रूट्स ग्रो होते हैं वो कौन सी सॉइल में होते हैं, हमारे फॉरेस्ट सॉइल। तो ये 5 क्लासिफिकेशन आपके फिनिश हो गए सॉइल के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। हाँ, और जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है सॉइल का, आपके एनसीईआरटी में एक मैप होगा, ठीक, उस मैप में आपको रीजन्स भी बता दिए गए हैं कि इस रीजन में ब्लैक सॉइल है, इसमें हमारी एरिड सॉइल है, वो आप मैप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, तो हमारा फर्स्ट टर्म है सॉइल इरोजन, ठीक है। अब सॉइल इरोजन कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है सॉइल इरोजन, इरोजन होता है, सॉइल इरोजन ये होता है रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, ये डेफिनेशन आपको लर्न रखनी है, रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। टॉप की होती है और फर्टाइल भी होती है, उस लेयर का जो रिमूवल होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, ठीक है। टॉप फर्टाइल लेयर, ठीक है, इसका क्या हो, रिमूवल हो, ठीक, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब रिमूवल होगा कैसे, अब हम तो करने जाएंगे नहीं या कोई ह्यूमन करने जाएगा नहीं, देखो कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, ह्यूमन भी एक कॉज है, लेकिन बाय दी नेचुरल एक्टिविटीज ये ज्यादा होता है, जैसे हमारा विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन सब से क्या हो गया, जो इरोजन हुआ किसका, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल का, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब आपके एनसीईआरटीज में 2 टर्म दिए गए हैं, एक दिया गया है गलीज और एक दिया गया है बेडलैंड। गलीज को समझने से पहले आपको वी शेप्ड वैली को समझना पड़ेगा, ठीक है, वी शेप्ड वैली, ठीक, ये एक रिलीफ है, ठीक है, रिलीफ मतलब एक स्ट्रक्चर है, किसका, नेचर का एक स्ट्रक्चर है, ये रिलीफ है, किससे फॉर्म होता है, बाय दी वाटर, ठीक है। तो अगर किसी प्लेस पे ऐसे सपोज करिए यहाँ ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, और एक एरिया को उसने काट दिया, मतलब देखिए पहले तो उसके ऊपर से फ्लो हो रही थी, लेकिन कंटिन्यूअस अगर फ्लो होगा तो हमारा लैंड का इरोजन होगा, ठीक है, मतलब कटाव होगा। पहले सपोज करिए इतना हुआ, ठीक है, और ज्यादा फ्लो से आई तो हो सकता है इतना हो गया, ठीक, और ज्यादा फ्लो से आई तो और बड़ा, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे ये इतना मतलब एक वी शेप्ड क्रिएट कर लेगा, ठीक। तो जो ये वैली एरिया, जो वैली रीजन बन गया, तो इसको क्या कहते हैं, वी शेप्ड वैली। सेम ऐसा प्रोसेस हमारे ग्लेशियर्स में होता है, उसको यू शेप्ड वैली बोलते हैं। अभी आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये याद रख लीजिए वी शेप्ड वैली क्या होता है। वी शेप्ड वैली ये ऐसे बनी, ठीक है, किससे बनी, बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी से ही हमेशा वी शेप्ड वैली बनती है और किसी से नहीं बनेगी। तो जब हमारी वी शेप्ड वैली बन जाती है, ठीक है, उसके बाद भी अगर वाटर हमारा फ्लो बढ़ता रहे तो हमारा ये यही वी शेप्ड वैली गलीज बना लेती है। गलीज का मतलब ये वी बनाया, अब और ज्यादा ये इरोजन हुआ तो हमारा ये शेप और डीप हो गया। जो गलीज होती है वही वो वी शेप्ड वैली का डीप फॉर्म होती है, ठीक है। जब वी शेप्ड वैली बन जाती है उससे ज्यादा जो गहरा उसका फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं, ठीक, गलीज। ये टर्म क्लियर हो गया, ये टर्म आपके एनसीईआरटीज में दिया है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। गलीज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है बैडलैंड। बैडलैंड क्या होगा, लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। बैडलैंड क्या होगा,
वेटलैंड होगा, लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ठीक, अनफिट फॉर कल्टीवेशन मतलब जो कल्टीवेशन है उसको करने के लिए हमारा जो लैंड है वो अनफिट है, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वैसे लैंड के रिलीफ को क्या कहते हैं, बेड लैंड रिलीफ। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारा चंबल रिवाइंस, ठीक है। चंबल में ऐसा है, चंबल रिवर है, चंबल रिवर का नाम है, ठीक है। और चंबल रिवर से ही जो हमारा लैंड बना है, मतलब जो बेड लैंड बना है उसको चंबल बेड लैंड बोलते हैं या चंबल रिवाइंस बोलते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल हो गया। ये दोनों टर्म हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात आती है कंजर्वेशन की, ठीक है। कंजर्वेशन ये लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। कंजर्वेशन में की सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, इसके थोड़े बहुत हम तरीके मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कवर दी क्रॉप्स, क्रॉप्स को कवर करके रखना, उससे हमारा जो सॉइल रिसोर्सेज है वो प्रोटेक्ट रहेगा। अब आप बोलो कवर क्रॉप्स, अब क्रॉप्स को कैसे कवर रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसका एक ढक देंगे कवर से या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। कवर दी क्रॉप्स का मतलब ये होता है जैसे हमारा ये लैंड है, लैंड में ये कोई क्रॉप लगी है, ठीक है। तो इस लैंड में मतलब इतना ज्यादा यहाँ क्रॉप लगा दें कि जो हमारी सॉइल है उसका इरोजन नहीं होगा, तो हमारी जो सॉइल है वो सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा उसको मतलब कवर अप करके रखेंगे, कवर इससे करेंगे, ठीक है, क्रॉप से कवर करेंगे, ना कि किसी कोई ऐसा बड़ा सा कपड़ा ले आए या कुछ उसका कवर ले आए, ऐसा कुछ नहीं। कवर द क्रॉप, क्रॉप को कवर किससे करेंगे, सॉरी लैंड को कवर किससे करेंगे, क्रॉप से, ठीक है। तो हमारा उससे क्या होगा, सॉइल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो एक ये मेथड हो गया। सेकेंड हो गया रिड्यूसिंग टिलेज, जो टिलेज फार्मिंग होता है उसका रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, तो रिड्यूस टिलेज या टिलेज फार्मिंग, ओके। टिलेज फार्मिंग। नेक्स्ट मेथड हो गया अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग, मतलब जो ओवरग्रेजिंग होती है किसी लैंड में उसको क्या करना, अवॉइड करना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया अवॉइड ओवरग्रेजिंग, ठीक। नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा हो गया, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन मेथड, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मेथड को प्रैक्टिस करना। क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है, मतलब एक एरिया में कोई क्रॉप अगर लगा रहे हैं, आप सपोज करिए पल्स लगा रहे हैं वहां पे कोई, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो हार्वेस्ट कर ली जाए तो कोई दूसरी क्रॉप लगा दीजिए ताकि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, क्रॉप का रोटेशन करते रहना, मतलब कोई एक ही क्रॉप एक ही जगह पे नहीं लगाना, ठीक है, अदर क्रॉप्स लगाना, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन मेथड। अब लास्ट हमारा कौन सा मेथड है, एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है, या एडिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। हमारा जो सॉइल है उसमें कौन से हम फर्टिलाइजर या जो मैन्योर है वो कौन से यूज करें, ऑर्गेनिक, ठीक है। यूज ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारे जो घर का वेस्ट हो गया, घर के जैसे हमारी नहीं सब्जियों का जो पील ऑफ होता है, जो छिलका होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मैन्योर, ठीक है। तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर हो गए। तो ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दैट्स इट, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। Like, share and subscribe the Divine Word of Education channel. Thank you.